चीज को भारत के संदर्भ में लेकर आता हूं कि देखिए, हम यहां पर सब बिटकॉइन को चढ़ता हुआ देख रहे हैं, तमाम एक्सचेंजेस हैं, अभी हमारे साथ सुमित बैठे हुए हैं, लेकिन जो रेगुलेटरी क्लैरिटी है, क्या आपको लगता है कि वो हिंदुस्तान में है इस वक्त? क्योंकि जब तक वो नहीं होगी तब तक का हम किसी को क्या बोलें। चलिए, आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, यहाँ पर बिटकॉइन को बताकर और बता रहे हैं वो 1 लाख के पार चला गया है। सुनने बोलने में सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या एक भारतीय निवेशक के लिए क्या टेक अवे है उससे? वो कैसे सोचे, कहां से अप्रोच करे? नमस्कार विपिन और मेरे सभी पैनलिस्ट को और सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को मेरा अभिनंदन। बिल्कुल आपने अपने सवाल में ही कुछ तो जवाब दे दिया, नाना करते हुए, क्योंकि रेगुलेटरी क्लैरिटी यहाँ पर नहीं है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्लैरिटी दी थी, इसको कम से कम इलेजिटिमेट घोषित नहीं किया था। पर यह भी तो सच है विपिन के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ है। हम कई दफे ये स्टेटमेंट सुन चुके हैं और दो दो पिलर्स खड़े हो गए हैं पूरे के पूरे सरकारी तंत्र में। एक तरफ रिजर्व बैंक है जो कि बिल्कुल इससे अपना मुंह मोड़ना चाहता है, पर क्योंकि रेगुलेटरी आरबीआई जो है वो लॉज नहीं बनाता है। दूसरी तरफ भारत सरकार है। तो अभी तो ये ऐसा है कि ना ले तो अफसोस होता है और ले तो भी कुछ अफसोस होता है कि पता नहीं मैंने कोई ऐसी चीज ले ली जो कि पूरी तरह से अभी लेजिटिमेट नहीं है, लीगल टेंडर नहीं है। और इसको करेंसी कहना, भारत में रिजर्व बैंक ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा है कि इसको करेंसी कहना गलत है, किसी भी तरीके से करेंसी नहीं है। अमेरिका में तेजी है, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे जो दो सह पैनलिस्ट ने कहा, मैं उनसे इस बात पे सहमत हूं। पर जिस कारण से विपिन ये बढ़ा है वही कारण मुझे चिंता में डालता है। अगर हम ट्रंप साहब की बात करें, हालांकि उन्होंने और कारण भी गिनवाए जो कि ठीक है, तो ट्रंप साहब बहुत अनप्रिडिक्टेबल भी हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट। और कल को उन्होंने कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दी जो कि इसके खिलाफ है तो वो एकदम चली जाएगी। दूसरा, हम क्योंकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं विपिन, तो भारत सरकार से जब तक क्लैरिटी नहीं आती, मान लीजिए भारतीय कोई निवेश कर भी देता है और सपोज $1 लाख का ये कल को $1.25, $1.5 लाख हो भी जाता है, और कल को आपको उसके रेमिटेंस में, उसके पैसे लेने में, उसकी वॉलेट की हैंडलिंग में, किसी चीज में अगर दिक्कत आती है, फिर सिक्योरिटी रिलेटेड इशू, मेरे पास तो दर्जनों केसेस सुनने में आए विपिन जहां पर उनका वॉलेट में से चोरी हो गया सामान, मैं सामान यहाँ क्रिप्टो करेंसी को कह रहा हूं, उनके वॉलेट में से निकल गया, उनको पता नहीं लगा। ऐसे भी बहुत सारे केसेस सुनने में आए जहां पर कि वो काम ही नहीं किया, उनका पता लगा कि उनका वॉलेट ही काम नहीं कर रहा है, वो फोन खो गया। बहुत सारी इसमें अभी चीजें हैं। तो जब तक मैं मानता हूं कि एक भारतीय को निवेश वहां करना चाहिए जब भारत सरकार द्वारा लिखित कोई प्रोटोकॉल बन जाए, रूल्स एंड रेगुलेशंस बन जाए, गाइडलाइंस बन जाए, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बन जाए। विपिन, जब तक ये नहीं होता है, मैं समझता हूं कि भारतीय निवेशकों को इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेना चाहिए। भले ही फोमो जिसको हम कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, आपने बताया $43,000 से, अब हम तो लोग बहुत सारे देख देख के अब अरे यार उसने कहा था काश हम ले लेते, अरे यार मेरे दिमाग में आया भी था काश हम ले लेते, आज मैं $60,000 कमा लेता, वगैरह वगैरह। मैं समझता हूं इस चीज को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जितना अपसाइड रिस्क है विपिन, उतना ही डाउनसाइड रिस्क भी। और सबसे बड़ी बात जो मुझे परेशान करती है क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन की बात हो रही है, बाकी एथेरियम है, बाइनेंस कॉइन है, जितने भी हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि ये एक न्यूज ड्रिवन एसेट है और इसको वर्चुअल डिजिटल एसेट में भले इंक्लूड कर दिया गया है, पर खबरों के आधार पर चलता है। आप हम लोग सीएनबीसी आवाज पर ज्यादा समय स्टॉक मार्केट पर बिताते हैं विपिन। एक कंपनी है, उसका एक ऑफिस है, उसकी एक बैलेंस शीट है, उसके फंडामेंटल्स हैं, उसमें उसमें आप पीई रेशियो निकालते हैं, बुक वैल्यू निकालते हैं, हम कंपनी की सेल्स देखते हैं। यहां पर क्या है? यहां पर आपके पास सिर्फ एक न्यूज फ्लो है। कोई अच्छी खबर आई तो ऊपर चल पड़ा, कोई बुरी खबर, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि स्टॉक मार्केट अच्छी खबर बुरी खबर पे ऊपर नीचे नहीं जाती है, परंतु उसके पीछे फंडामेंटल्स भी हैं। पर यहां पर विपिन मुझे उतने फंडामेंटल्स मजबूत तरीके से दिखाई नहीं देते हैं। तो उस वजह से मुझे लगता है कि इन दो कारणों से मैं चाहूंगा कि इन्वेस्टर्स, आप थोड़ा बहुत स्वाद चखना चाहते हैं तो अलग बात है, पर मैं बहुत ज्यादा इसके फेवर में विपिन नहीं रहूंगा। अलाउ मी टू प्ले, एक डेविल्स एडवोकेट होता है आपके शो में, नहीं, तो मैं थोड़ा सा इससे थोड़ा इससे दूर बिल्कुल रहने की सलाह देता हूं। आपको सच पूछें तो दिल की बात बता रहा हूं। ठीक है। नहीं, यहाँ हम तीनों ही लोग हैं, दो ऐसे मेंबरान हैं जो कि एक बिटकॉइन का एक्सचेंज चला रहे हैं, एक बिटकॉइन के बड़े एक्सपर्ट हैं और खुद उसके बड़े एक
पुरोधा रहे हैं, बहुत पहले से उस पर काम कर रहे हैं और आपकी भी एक राय है, आप देश के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट है और यही तो हम दर्शकों तक एक विवेकपूर्ण चीज़ पहुंचा रहे हैं, फिर फैसला उनके हाथ में होगा। सुमित हंस रहे हैं, लेकिन सुमित, जो अभी कोहली साहब फोमो की बात कर रहे थे, आपकी कंपनी का एक बड़ा सारा फुल पेज इश्तेहार में आज अखबार में देख रहा हूँ, उसमें ऐसी लाइन लिखी थी कि आपका बेटा कल से आपसे ये ना पूछे कि पापा आपने 1 लाख पर क्यों नहीं खरीदा। तो ये जो चीज़ है सुमित, इसमें अगर हम कोहली साहब ने जो अभी सारी बातें बताई अगर उनको ध्यान में रखें तो फिर उतना ही संशय मन में आता है। तो एज एन एक्सचेंज आप उस पर क्या बोलेंगे कि ये किस हिसाब से कोई आए और उसको खरीदे? देखिए विपिन जी, रिस्क वाला जो पार्ट है उस बात से मैं सहमत हूँ। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी है, नया एसेट है, रिस्की है, उससे मना नहीं करूंगा। बट कुछ चीज़ों से मैं सहमत नहीं हूँ शरद जी की, जो उन्होंने बोला कि इसके अंडरलाइन क्या है, कंपनीज में रेवेन्यू होता है, वहाँ पे एक कोई ऑफिस है चला रहे हैं। आई थिंक दुनिया डिजिटल हो रही है, दुनिया बदल रही है, ये भी एक टेक्नोलॉजी है। जैसे कि कंपनीज में रेवेन्यू होता है, अगर आप देखेंगे बहुत सारी ब्लॉकचेन के ऊपर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वहाँ पे भी रेवेन्यू होता है। मैं आपको आज रियल टाइम में किसी भी दिन का, किसी भी टोकन का कितना रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है मैं आपको ऑनलाइन दिखा सकता हूं। और ये किसी आप ऑडिट फर्म पे भरोसा नहीं करना, ब्लॉकचेन पे वेरीफाई कर सकते हैं। $1 बिलियन इथेरियम का रेवेन्यू पिछले महीने हुआ है, कभी 2 बिलियन हुआ है, उसके बेसिस पे चलता है। ऑफ कोर्स न्यूज का फैक्टर होता है, जैसे स्टॉक मार्केट में भी न्यूज का फैक्टर होता है। बट ये कहना कि इसमें कुछ टेक्नोलॉजी नहीं है, इनका रेवेन्यू नहीं होता या फिर लोग काम नहीं कर रहे हैं, हर क्रिप्टो के पीछे एक प्रोजेक्ट है। ऑब्वियसली सारे क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे इसमें असली नहीं भी हैं, बहुत सारे इसमें स्कैम भी होते हैं। बट जैसे कि अगर आप जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बात करें तो इनमें एक अंडरलाइन टेक्नोलॉजी के ऊपर रेवेन्यू कलेक्शन होता है, एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। और अल्टीमेटली देखिए, आपका और मेरा कहना एक ओपिनियन है, बट अगर मार्केट इसको इतना वैल्यू कर रहा है, राइट, तो इसमें कुछ ना कुछ तो बात होगी। अगर ब्लैक रॉक जैसे कंपनीज, इंस्टीट्यूशन जहां पे हजारों लोग काम करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो अगर इसमें कुछ वैल्यू दे रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट करें, तो उसमें कुछ तो बात होगी, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, कितना उसके अंदर क्या है, वो टेक्नोलॉजी कितनी समझ में आती है, कितना उसके पीछे बैकिंग है, वो एक लंबा डिस्कशन है। बट मुझे लगता है कि तो शरद जी शायद इंटरवीन करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक हेल्दी डिबेट हम कर रहे हैं यहाँ पे। जी शरद जी। जी बिल्कुल, मैं देखिए सुमित ने जो बात कही मैं उससे इनकार नहीं करता हूं, पर उन्होंने थोड़ी मेरी बात को इंटरप्रेट मुझे लग रहा है थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया। मेरा रेवेन्यू से मतलब सुमित, मेरा रेवेन्यू से मतलब बिटकॉइन के जरिए या बिटकॉइन के एक्सचेंज पर या बिटकॉइन के प्लेटफॉर्म पर या बिटकॉइन से आने वाले रेवेन्यू से मतलब नहीं था। मैंने जब आपको कंपनीज का स्टॉक एक्सचेंज का एग्जांपल दिया तो उसमें 2 चीजें हैं, एक कंपनी फंक्शन कर रही है, एक उसका शेयर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का रेवेन्यू अलग आ रहा है और शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे अलग उनकी खरीद फरोख्त चल रही है। यहां पर बिटकॉइन से ही रेवेन्यू है, बिटकॉइन में ही रेवेन्यू है, बिटकॉइन पर ही रेवेन्यू है और इंट्रिंसिक वैल्यू भी बिटकॉइन की। इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते। बिटकॉइन की कोई फैक्ट्री तो चल नहीं रही है, ठीक है, आप माइनिंग, उसकी माइनिंग होती है, अब तो माइनिंग में भी वो लिमिटेड नंबर्स में है, इसीलिए ये भी एक शायद कीमत बढ़ने का कारण है कि वो लिमिटेड नंबर्स में है। आगे जाके शायद वो जो फॉर्मूला है, वो जो एल्गो है, वो उतना नहीं हो नहीं पाएगा, तो ये उस टाइम और बढ़ेगी। ये सब बातें ठीक हैं, पर मैंने जो एग्जांपल दिया आपको कंपनीज का, स्टॉक एक्सचेंजेस का, ये जो नेक्स्ट रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है, मैं उसकी बात कर रहा था। क्योंकि हम स्टॉक एक्सचेंज को डायरेक्ट करना, हम उसको थोड़ा हाई रिस्क कैटेगरी में लेते हैं। समझदारी से किया जाए तो आप रिस्क कम कर सकते हैं, पर वहां एक कंपनी और बैलेंस शीट, बिटकॉइन पर रेवेन्यू है, बिटकॉइन से रेवेन्यू है, बिटकॉइन के ऊपर रेवेन्यू है, बिटकॉइन के नीचे रेवेन्यू है, सारा कुछ बिटकॉइन से। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, वहीं पर है। तो थोड़ा सा जो आप कह रहे हैं और मैं कह रहा हूं उसमें थोड़ा सा फर्क है। मैं यही इंटरव्यू करना चाह रहा था विपिन। ठीक है, ठीक है। अजीत साहब आई थिंक कुछ कहना चाह रहे हैं, हंस रहे हैं वो। जी अजीत सर, क्योंकि आपने इसको एक भारत में रहते हुए देखा, भारत के बाहर भी देखा, व्हाट इज योर टेक? देखो, 3 चीजें बताता हूँ कि सुमित जी एक बात कर रहे हैं और शरद जी दूसरी बात कर रहे हैं, और ये ना अन्य वो बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, जनरली क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, इसलिए लग रहा है इन दोनों में मतभेद है, हालांकि है नहीं। मैं कह रहा हूं, जैसा आपने विपिन जी बिगिनिंग में भी कहा था कि जो बिटकॉइन का दौर रहा है इंडिया में, वो आसान नहीं रहा। तो हालांकि ये पंक्ति दूसरे संदर्भ में कही गई थी, लेकिन मैं जरूर दर्शकों से कहना चाहूंगा कि देखो, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, चाहे सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। इस समय बात ये बनकर आ गई है कि रिस्की एसेट है, बिल्कुल ठीक, बहुत वॉलेटिलिटी आ सकती है, बिल्कुल ठीक। बिटकॉइन की हिस्ट्री में 3 बार वो 85% उसकी कीमत गिरी है। 10 सालों में 3 ऐसे समय थे जो 85% गिरी है। मेरे पास $550 का बिटकॉइन था, वो 20,000 पे गया था, मैंने बेचा नहीं, वो 3,000 पे आ गया। ये भी, और भाई आज भी मेरे पास वो पड़ा हुआ है। तो बात यहाँ पे ये है कि आप बैंक से ट्रांजैक्शन कीजिए, कभी कैश में मत कीजिए। रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज कैसे होती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट आता है, वो रिकॉग्नाइज करता है और उनके वेबसाइट पे लिस्ट मिलती है, उन एक्सचेंजेस पर ही कीजिए जो FIU रजिस्टर्ड है।
और जब आपको मुनाफा मिले उस पर टैक्स भर के वापस आप अपने बैंक अकाउंट में ही डालिए। जब तक आप ये कर रहे हैं तब तक जो रेगुलेटरी क्लैरिटी ना होने की बात है ना, ये एक्सचेंजेस के लिए है। निवेशक के लिए इसमें क्या रेगुलेटरी क्लैरिटी नहीं है? उन्होंने बैंक से डाला, रिकॉग्नाइज इंडियन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एक्सचेंज में डाला, टैक्स भरा, सर्विस पे जीएसटी भरा, वापस इधर आ गए, इनकम टैक्स रिटर्न में उन्होंने दिखा दिया। तो रेगुलेटरी क्लैरिटी है। हालांकि रेगुलेशन बहुत स्ट्रिंजेंट है, टैक्सेशन बहुत स्ट्रिंजेंट है क्योंकि सेट ऑफ नहीं होते, फ्लैट रेट वगैरह है। और जो बिजनेसमैन है जैसे एक्सचेंजेस वाले, उनके लिए रेगुलेटरी क्लैरिटी नहीं है, ये मैं मानने को तैयार। लेकिन जो निवेशक है, जब तक वो वही कर रहा है जो मैं कह रहा हूं, क्रॉस बॉर्डर नहीं कर रहा, फॉरेन करेंसी में नहीं कर रहा, कैश में नहीं कर रहा, तब तक मुझे क्लियर नहीं है कि इसमें कौन सी भय, अनिश्चितता और आशंका वाली बात है। ठीक है, चलिए, तो सबके अपने अपने तर्क हैं, हर तर्क सुनने में सही लग रहा है। एक छोटा ब्रेक